ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें अभी यहाँ तक हम लोगों ने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक का पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसकी क्या कंडीशन थी। ओके, तो देखो तुम लोगों को पता है कि हमारे पॉपुलेशन का लगभग 72% हिस्सा जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगा हुआ था। उसके बावजूद हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अब देखते हैं। देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा जो प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा लो था। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है पहले, और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रोडक्शन रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, यानी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में टोटल आउटपुट कितना निकल रहा है एग्रीकल्चर से, यानी खेती से हमारा टोटल आउटपुट कितना निकल रहा है, टोटल कितना क्रॉप्स निकल रहा है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी 1 हेक्टेयर लैंड पे कितना आउटपुट निकल रहा है, ये प्रोडक्टिविटी है। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी तुम कह सकते हो कि भाई ये जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेफ़र कर रहा है कि 1 हेक्टेयर लैंड की प्रोडक्शन कैपेसिटी उस समय हमारी क्या थी और टोटल प्रोडक्शन हम कितना करते थे। तो ये दोनों ही बहुत कम थी। ठीक है, दोनों ही बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। अगर डाटा की बात करें, हमारे पास डाटा है, ठीक है, 1947 और 2016-17 का। तो उस समय यानी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय वीट का प्रोडक्शन जो है, वीट की प्रोडक्टिविटी जो थी वो 660 kg पर हेक्टेयर हुआ करती थी, जो कि आज 2016-17 में 3216 kg पर हेक्टेयर है। यानी कि आज जो है एज़ कम्पेयर टू 1947 लगभग 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी है। यानी उस समय हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी वो 2016-17 के कंपैरिजन में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम थी। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी हमारी वीट की कुछ इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कम थी। 1947 में लगभग हमारा जो 64 लाख टन प्रोडक्शन हुआ करता था वीट का, और 984 लाख टन जो है 2016-17 में हो रहा है, जो कि एज़ कम्पेयर टू 1947 काफ़ी ज़्यादा है। लगभग ये कितना हो गया, लगभग 15 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। 15 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन आज हम कर पा रहे हैं। तो ये दिख रहा है क्या कि भाई उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा लो थी। ओके, और इसी तरीके से राइस का भी दे रखा है। ओके, तो यानी कि उस समय हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट था, लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्टिविटी, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का है, वो है हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो उसमें हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि भाई हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो टोटली अनसर्टेन था, यानी कि कब क्या, मतलब हमारा क्रॉप कितना निकलेगा ये इसके बारे में हम एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड था किस पे, रेनफॉल पे। यानी कि अगर रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल किसी सीज़न में अगर होती थी तो उस समय हमारे क्रॉप्स ज़्यादा निकलते थे। बट अगर रेनफॉल नहीं होता था किसी सीज़न में तो हमारा क्रॉप्स बहुत कम निकलता था एग्रीकल्चरल सेक्टर से, यानी कि प्रोडक्शन बहुत कम होता था। ठीक है, ओके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं किया था। यानी कि उस समय हमारे पास ना ज़्यादा वेल्स थे, ना कैनल्स थे, ठीक है, न ही डैम्स वगैरह थे। यानी हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ना के बराबर थी एकदम इरिगेशन फैसिलिटी। हम टोटली किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे। तो अगर रेनफॉल अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, तो हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्शन अच्छा कर रहा था, नहीं तो फिर टोटली जो है सूखा पड़ जाता था। उसके बाद अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब आप फार्मिंग करो अपने सिर्फ और सिर्फ फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। तो उस समय यानी कि 1947 के समय हमारे यहाँ जो फार्मिंग होती थी वो बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होती थी। यानी कि हमारे यहाँ के जो फार्मर थे वो बस इसीलिए फार्मिंग करते थे जिससे कि उनके फैमिली का 1 साल का खाना पीना
चल सके। ओके, यानी वो सिर्फ इतना ही अनाज उगाते थे जिससे कि उनका बस खाना पीना ही चल सके। उनके पास बिल्कुल भी सरप्लस नहीं होता था। सरप्लस नहीं होने का मतलब है कि कोई एक्सेस क्रॉप उनके पास नहीं हुआ करता था। ठीक है, बस इतना ही क्रॉप उनके पास निकलता था जिससे कि वो अपने फैमिली का बस खाना पीना या बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। और अगर एक्सेस होता भी था सरप्लस, तो बस इतना ही होता था कि उस सरप्लस से वो अगले साल दोबारा जब प्रोडक्शन करने के लिए खेती में बीज वगैरह यूज़ करें तो बस उसी यूज़ में उसको यूज़ कर पाते थे। तो इस वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी बैकवर्ड था। ठीक है, और हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। ओके, अब आगे ओके, तो अब हम लोग अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीकल्चरल सेक्टर का। हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें जो है एक गल्फ आ चुका था बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में। वो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था जब मैंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बताया था उस समय, कि ओनर ऑफ द सॉइल कौन हुआ करते थे और टिलर ऑफ द सॉइल कौन हुआ करते थे। तो उस समय यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय जो है जो ओनर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे वो कौन होते थे? जमींदार लोग। ठीक है, जो जमींदार लोग थे वो ओनर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे, यानी कि क्रॉप से लैंड से निकलने वाले क्रॉप्स का जो एक्चुअल मालिक हुआ करते थे वो जमींदार लोग होते थे। लेकिन जो टिलर ऑफ द सॉइल थे यानी कि जो छोटे किसान थे, जो एक्चुअल में कल्टीवेटर्स थे यानी कि एक्चुअल में जो खेती किया करते थे, ठीक है, टिलर ऑफ द सॉइल जो कि एक्चुअल में उस ज़मीन पे खेती कर रहे थे, उनको क्या मिलता था? उनको बस इतना ही मिलता था कि बस वो अपना और अपने परिवार का बस खाना पीना चला सके। यानी कि उनके पास बिल्कुल भी जो है एक्सेस क्रॉप नहीं हुआ करता था जिससे को वो मार्केट में बेच करके अपनी लाइफ को कुछ सुधार लें। तो ऐसा कोई उनके पास एक्सेस क्रॉप नहीं हुआ करता था। और जो ओनर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे यानी कि जमींदार लोग जो थे, उनकी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे जो है काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होती गई, क्योंकि भाई वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे टिलर ऑफ द सॉइल का। यानी कि जो भी क्रॉप लैंड से निकलता था उसका ज़्यादा हिस्सा ओनर ऑफ द सॉइल ले लिया करते थे, यानी कि ज़मींदार लोग ले लिया करते थे, और उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ परसेंट लैंड रेवेन्यू के नाम पे टैक्स दे दिया करते थे। ठीक है, और जितना मन चाहे उतना जो है टिलर ऑफ द सॉइल यानी कि जो छोटे किसान हैं जो एक्चुअल में उस ज़मीन पे खेती कर रहे थे उनसे वसूलते थे। और यही नहीं, जब खेती होती थी तो खेती पे जो भी इनपुट लगता था यानी कि जो आपका बीज वगैरह है या इससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता था, ठीक है, तो उस खर्चे को भी कौन उठाता था? उस खर्चे को भी सिर्फ टिलर ऑफ द सॉइल उठाता था। और जो ओनर ऑफ द सॉइल है बस वो अपनी ज़मीन देता था, और इसका रेंटल इनकम के रूप में यानी कि रेंट के रूप में इससे यानी कि टिलर ऑफ द सॉइल से काफ़ी ज़्यादा जो है क्रॉप ले लिया जाता था। ठीक है, और उनके पास बहुत ही कम क्रॉप छोड़ा जाता था, इतना कम क्रॉप छोड़ा जाता था कि बस वो जो है सिर्फ अपने लाइफ में बस बेसिक नीड्स को वो पूरा कर पाएँ। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो जमींदार थे और जो टिलर्स थे यानी कि जो ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल है उनके बीच में एक गल्फ आ गया, एक बहुत बड़ा गैप आ गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जो है अपना राइवल समझने लगे। ठीक है, और ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय 1947 के समय। जो लैंड थी, जो ज़मीन थे, वो जो है काफ़ी छोटे हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि एक किसान का एक फार्मर का जो ज़मीन था वो एक तो छोटा हुआ करता था और कई जगहों पे था। यानी एक ज़मीन यहाँ पे है तो अगला ज़मीन 2 किलोमीटर दूर कहीं और है, अगली ज़मीन कहीं और है। ठीक है, और उसके बाद कोई ज़मीन उसकी कहीं और है। तो इस तरीके से उसकी ज़मीन छोटी थी और फ्रैगमेंटेड यानी कि बिखरी हुई थी, काफ़ी दूर पे थी। जिसकी वजह से होता क्या था, जब मान लो अगर छोटी ज़मीन उसकी 5 जगहों पर है तो उसके वजह से वो खेती कैसे कर पाएगा? वो तो उसको खेती करने के लिए 5 जगहों पर जाना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती करने पे। यानी कि वो उस समय ये सारी चीज़ें जो लैंड होल्डिंग्स थी वो अनइकोनॉमिक थे। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स यानी कि उनकी जो ज़मीन थे वो अनइकोनॉमिक थे। क्यों? क्योंकि वो छोटे थे और कई जगहों पे थे, जिसकी वजह से जब खेती करने के लिए 5 जगहों पे जाना पड़ता था तो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता था और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। तो इसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और धीरे धीरे बैकवर्ड होने लगा। ओके, और उसके बाद जो ये अगला पॉइंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज के समय जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चला था, ये भी काफ़ी हद तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड करने में काफ़ी हद तक इसका हाथ था। क्या ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है? तो इसके बारे में हम लोग कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में डिस्कस किया हुआ है, वही है पूरा का पूरा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट
तो ये जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाया था, ये काफ़ी यूनिक सिस्टम चलाया था और काफ़ी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा बैकवर्डनेस में डाल दिया इस सिस्टम ने। इस सिस्टम में क्या किया था उसने, तो देखो ये जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक यूनिक सिस्टम उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाया था और ये सिस्टम काफ़ी हद तक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस में डाल दिया था। इस सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग गवर्नमेंट, द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में, ठीक है। ओके, तो अब देखिए हम लोग इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को समझते हैं कि इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिश ने किस तरीके से एक ट्रायंगुलर रिलेशन बनाया था बिटवीन जमींदार, गवर्नमेंट एंड टिलर्स, यानी कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे इसके बीच में, ठीक है। देखो क्या था ना कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने जमींदारों को क्या बना दिया था, ओनर ऑफ द सॉइल। तो ओनर ऑफ द सॉइल का मतलब पहले समझो कि ओनर ऑफ द सॉइल का मतलब, ठीक है भाई, ओनर ऑफ द लैंड तो जमींदार थे ही, ज़मीन के मालिक तो थे ही ये, लेकिन सॉइल के भी मालिक हो गए। सॉइल मतलब कि भाई उस लैंड से निकलने वाला जो क्रॉप है, उस क्रॉप के भी पूरी तरीके से मालिक कौन हो गए, जमींदार, ठीक है, ओके। और गवर्नमेंट ने इनको ये राइट दे दिया, एक अधिकार दे दिया कि वो उस जो लैंड है, उस लैंड से मिलने वाला जो क्रॉप है उसके पूरी तरीके से मालिक हो गए, ठीक है। इसके बदले में जो जमींदार लोग थे वो गवर्नमेंट को एक फिक्स सम दिया करते थे, ठीक है, फिक्स सम दिया करते थे, यानी कि एक टैक्स दिया करते थे, ओके। और गवर्नमेंट ने इनको ये छूट दे दिया कि वो जितना चाहे उतना टिलर्स से, यानी कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर हैं, यानी जो एक्चुअल में उस ज़मीन पे खेती करते थे, जिनका खर्चा यानी कि कॉस्ट वगैरह सारा यही उठाते थे, यानी कि उस खेती में लगने वाला कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट हुआ या उस पर जो मेहनत हो रही है वो मेहनत भी टिलर्स ही करते थे। लेकिन उस पर जब प्रोडक्शन होता था तो उससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो ज़मींदार ले लिया करते थे, यानी कि गवर्नमेंट ने इन्हें फ्री कर दिया था कि वो जितना चाहे उतना टिलर्स से वसूल सकते हैं, बस उनको एक फिक्स सम टैक्स दे दें और उसके बाद जो भी मन चाहे उतना वो टिलर से, यानी कि जो छोटे किसान हैं उनसे वसूल सकते थे। तो इसके वजह से जो टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन। यही था कि भाई ट्रायंगुलर सिस्टम जो कि ब्रिटिश रूल में लैंड रेवेन्यू सिस्टम में लगाया गया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि ज़मींदारों को ओनर ऑफ द सॉइल बना दिया और उसके बदले में ज़मींदार लोग क्या देते थे, गवर्नमेंट को एक फिक्स सम दिया करते थे, यानी कि कुछ टैक्स दिया करते थे। और इस टैक्स देने के बदले में गवर्नमेंट ने इन लोगों को इतना फ्री कर दिया कि जो मन चाहे वो अपने टिलर से, यानी कि जो छोटे किसान हैं उनसे वो वसूल सकते थे। तो जो भी क्रॉप निकलता था उस क्रॉप का बड़ा हिस्सा, यानी कि ज़्यादा हिस्सा जमींदार ले लेता था और इनके पास बस इतना ही रहता था कि बस ये अपना जो है बेसिक नीड पूरा कर सके और किसी तरीके से कॉस्ट को कवर कर सके, यानी कि इनके पास लगभग नो सरप्लस बचता था, ठीक है। जो टीलर्स थे उनके पास सरप्लस एकदम ना के बराबर बचता था, या फिर अगर सरप्लस बचता भी था तो बस वो इतना ही सरप्लस बचता था कि ताकि जब वो अगले साल खेती करे तो इस सरप्लस का यूज़ करके फिर जो है दोबारा से खेती कर पाए, ठीक है। यानी कि मार्केट में बेचने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचता था, जिसके वजह से इन टिलर्स की जो कंडीशन थी वो और बुरी होती गई। और एक बारी को तो ये बुरी होते होते ये कंडीशन आ चुकी थी कि जो टिलर्स थे वो लैंडलेस लेबरर्स हो गए। लैंडलेस लेबरर्स यानी कि जो है ठीक है, भूमिहीन श्रमिक, मतलब कि बस इनका कोई ज़मीन वमीन नहीं है, बस ये उस ज़मीन पे एक श्रमिक की तरह से, एक लेबर की तरह से काम कर रहे थे और उससे निकलने वाले क्रॉप का एक बहुत ही छोटा हिस्सा इनको मिलता था, ठीक है। तो अब आइए, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो यही है, ठीक है। आप चाहो तो पॉज करके ये पढ़ सकते हो, ये 3 सिस्टम, ये 3 पॉइंट हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी जस्ट, ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसके वजह से हुआ क्या। तो इसके वजह से हुआ ये कि जो हमारे जो टिलर्स थे उनका अल्टीमेटेड जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और किसने किया, वो जमींदार लोगों ने। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा क्रॉप का वो ले लिया जाता था उनसे और उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया गया कि वो धीरे धीरे लैंडलेस लेबरर्स हो गए, यानी कि बिना ज़मीन के जो है एक लेबर की तरह से काम करने लगे, ठीक है। और रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट वो लगातार लैंड रेवेन्यू के रेट को बढ़ा रही थी, बढ़ाते जा रही थी। अब ये बढ़ा रही थी, एक तरफ गवर्नमेंट जो है लैंड रेवेन्यू का रेट बढ़ा रही थी, तो उसी हिसाब से जो जमींदार लोग थे वो भी टिलर्स से और ज़्यादा वसूलने लगे। टिलर्स यानी कि जो छोटे किसान से और ज़्यादा वसूलने लगे। यानी कि जो ये जो रेवेन्यू का जो बढ़ना था वो डायरेक्टली किसके ऊपर बोझ पड़ रहा था, वो टिलर्स के ऊपर पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जमींदार अपने पास से तो
ज़मींदार अपने पास से तो दे नहीं रहे थे टैक्स, ये किससे वसूलते थे? टिलर से वसूल करके देते थे। तो टिलर्स की जो हालत थी वो और ज़्यादा बुरी होती गई, और बुरी होते होते जो कंडीशन थी वो एकदम लैंडलेस लेबरर की हो गई, यानी कि बिना ज़मीन के लेबर वाली हो गई। ओके, फिर ये कंडीशन आ गई कि वो बहुत ही मैरली अपना सब्सिस्टेंस वेच पाते थे, यानी कि बस इतना बहुत मुश्किल से अपने खाने पीने का भी उनको जो है वेज नहीं मिल पा रहा था। ओके, जिसके वजह से हमारे जो टिलर्स थे, जो छोटे किसान थे, वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होते गए और धीरे धीरे उनका खेती से मन भी भागने लगा। ठीक है, मन भी भागने लगा, यानी कि वो अपना कॉस्ट तो खुद उठा, सारा खर्चा तो वो खुद करते थे, लेकिन उनको मिलता क्या था? एकदम बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता था, बहुत ही कम उनको जो है उस लैंड से प्रॉफिट मिलता था। और ज़्यादा हिस्सा कौन लेता था? ज़मींदार। एक तरफ ज़मींदार लोगों की जो लाइफ थी वो लग्जरियस होती जा रही थी, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे जो टिलर्स थे, जो कि एक्चुअल कल्टिवेटर है, उनकी लाइफ एकदम पुअर होती जा रही थी, बहुत बेकार होती जा रही थी, जिसके वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो बहुत ही बैकवर्ड होते गया। और गवर्नमेंट ने भी इसके इम्प्रूवमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, एकदम निगलेक्ट कर दिया था इसके इम्प्रूवमेंट को। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो उस समय खेती होती थी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाने पीने भर का ही जो है अनाज उगाया जाता था। तो ठीक है भाई, हमारे फार्मर्स कम से कम अपना जो है अपनी लाइफ के लिए खाने पीने का सामान तो इकट्ठा कर पा रहे थे अपने खेती के थ्रू। लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ पनपने लगी, यानी स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री जब बहुत तेज़ी से ब्रिटेन में पनपने लगी, तो इंडिया से रॉ मटेरियल मंगाने के लिए इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर को ज़बरदस्ती कमर्शियलाइजेशन किया गया। और वो भी कमर्शियलाइजेशन किस सेक्टर में? सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिगो के सेक्टर में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनसे इंडिगो की खेती कराई जाने लगी। ठीक है, इंडिगो की खेती कराई जाने लगी। ओके, हमारे फार्मर्स को ये कहा गया कि वो जो उनके सब्सिस्टेंस क्रॉप्स हैं, यानी कि जो उनके सब्सिस्टेंस क्रॉप्स यानी कि राइस और वीट है, उसके जगह पे वो क्या उगाएं? इंडिगो उगाएं। तो अब देखो, जब वो राइस और वीट उगाते थे तभी उनके पास बहुत मुश्किल से उनके खाने पीने का सामान हो पाता था। अब तो वो भी उगाने से उनको मना कर दिया गया। अब क्या कहा गया कि आप इंडिगो उगाइए। ओके, इंडिगो उगाइए, और वो भी किस लिए? ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल मिल सके। ओके, यानी ज़बरदस्ती कमर्शियलाइजेशन किया गया, ज़बरदस्ती कॉमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए उनको बोला गया। ठीक है, कि आप क्या करिए, राइस और वीट की जगह पे इंडिगो उगाइए। अब उसके लिए क्या किया गया? इसको उगाने के लिए क्या किया गया? देखो, उसके लिए जो है उनको, यानी कि फार्मर्स को या तो लालच दिया गया या फिर फोर्सली उनको एक्सेप्ट करवाया गया एडवांस पेमेंट। क्योंकि जब इंडिगो की खेती करने के लिए उनसे कहा गया फार्मर्स से, तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे जो कि तैयार नहीं थे इंडिगो की खेती करने के लिए, तो उनको लालच दिया गया। ठीक है, या फिर उनको फोर्स करके एडवांस एक्सेप्ट कराया गया, ज़बरदस्ती एडवांस में पेमेंट दिया गया कि आप एडवांस में पेमेंट ले लो, लेकिन आपको करना है इंडिगो की ही खेती। जिसके वजह से हुआ क्या? उसके वजह से जब हम अपना राइस और वीट उगाते थे तो कम से कम हमारे पास खाने पीने का तो सामान होता था, लेकिन अब हम डिपेंड हो गए मार्केट के अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, मार्केट के अनसर्टेनिटी पे डिपेंड होने का मतलब क्या? कि भाई हम जो है अपने खाने पीने के लिए अब मार्केट पे डिपेंड हो गए। अब हमें अपना खाने पीने का क्रॉप मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ने लगी। ओके, ठीक है। while earlier they would grow grains for their families, यानी कि जब जो हमारे फार्मर्स थे, जब हम ग्रेन्स ग्रो करते थे उस समय हम कम से कम अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए तो ग्रो कर पा रहे थे, लेकिन अब हमें यानी कि फार्मर्स को जो है कैश की ज़रूरत पड़ने लगी, पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, जिससे कि हम मार्केट से अपने खाने पीने का सामान खरीद सकें। बट हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश तो था नहीं, ठीक है, जिसके वजह से हम काफ़ी ज़्यादा जो है इंडेप्टनेस में चले गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कर्जे में दबते गए। ठीक है, कर्जे में दबते गए। ओके, जिसके वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो छोटे फार्मर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में दबते गए, और
हमारा जो फार्मिंग था वो काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया, यानी कि पिछड़ गया और बिल्कुल भी उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ब्रीफली अगर हम लोग डिस्कस करें जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिपेंडेंस के समय काफ़ी बैकवर्ड भी था और स्टैग्नेंट भी था। ठीक है, तो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट दोनों था। तो बैकवर्ड किस केस में था, तो हमने जो ऊपर का 4 पॉइंट पढ़ा था उसके वजह से ये बैकवर्ड था, यानी कि हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों कम था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी कम था और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि पर हेक्टेयर में हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे वो दोनों कम था। और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, मतलब कि हम टोटली डिपेंड थे रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल अच्छी हो रही थी तो हमारी फार्मिंग अच्छी हो रही थी, नहीं तो नहीं हो पा रही थी अगर। ठीक है, और उसके बाद डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का इतनी ऐसी फार्मिंग करते थे जिससे कि हम अपने 1 साल तक या फिर अपने 1 सीज़न तक खाने पीने का सामान इकट्ठा कर पाएँ, वो भी बहुत ही मुश्किल से। ओके, और हमारी होल्डिंग्स जो थी, यानी कि हमारी जो ज़मीन थे वो भी स्मॉल और फ्रैगनेंट थे, छोटे छोटे थे और कई जगहों पे बिखरे हुए थे, जिससे कि खेती करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इन चारों पॉइंट की वजह से हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, बैकवर्ड था। और स्टैग्नेंट क्यों था, स्टैग्नेंट का मतलब है कि भाई रुका हुआ, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, वो था गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि एक जो ओनर ऑफ द सॉइल यानी कि जमींदार और जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे यानी कि टिलर्स, इन लोगों के बीच में जो गल्फ आ चुका था, उसके पीछे रीज़न क्या था कि क्रॉप्स का बड़ा हिस्सा कौन ले रहा था, ओनर ऑफ द सॉइल ले लिया करता था। ठीक है, और जो टिलर ऑफ द सॉइल थे उनको बहुत ही मुश्किल से बस 2 वक्त की रोटी तक का जो है क्रॉप उनके पास अवेलेबल हो पा रहा था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में एक गल्फ आ गया और धीरे धीरे टिलर्स जो थे वो लैंडलेस लेबरर में कन्वर्ट हो गए। लैंडलेस लेबरर यानी कि भूमिहीन कृषक, यानी कि उनके पास ज़मीन नहीं है, बस वो एक लेबर की तरह से काम कर रहे हैं उस ज़मीन पे। ओके, और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसमें कि गवर्नमेंट ने ओनर ऑफ द सॉइल को पूरी तरीके से फ्री कर दिया कि वो जितना चाहे उतना टिलर से वसूल सकते हैं, बस उनको जो है कुछ टैक्स चाहिए, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स सम टैक्स के रूप में ओनर ऑफ द सॉइल दे दिया करते थे और जितना मन चाहे उतना टिलर से वसूलते थे, यानी टिलर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट में ज़बरदस्ती जो कमर्शियलाइजेशन कराया गया एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके स्टैग्नेशन में, जिसमें कि क्या कराया गया कमर्शियलाइजेशन में, ज़बरदस्ती फार्मर्स से नील की खेती यानी इंडिगो की खेती कराई गई, और वो भी किस लिए, जो है ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पनप रही थी उस समय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पनप रही थी। ठीक है, जो कपड़े की इंडस्ट्री पनप रही थी, वहाँ पे उसकी डाइंग के लिए, उसकी ब्लीचिंग के लिए जो है नील यहाँ से इंडिया से भेजा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर का।